अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया ना, वो कैलोरीमीटर वाला पार्ट पढ़ लिया, और कैलोरीमीटर के बाद अब जो हमारे पास है हीट वाले चैप्टर का, इसका लास्ट पार्ट रह रहा है। लास्ट पार्ट मतलब 3 पार्ट में था ना ये। तो अब जो हमारे पास है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हीट के ट्रांसफर होने का तरीका, 3 तरीके होते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 होते हैं। एक होता है मेरे पास कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, 3 तरीके होते हैं हीट के ट्रांसफर होने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे मैं एक ये रॉड ले लेता हूं, और ये ए एंड है और ये बी एंड है। मैंने इसके एक एंड को हीट देना स्टार्ट करा। मान लो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल को बोल रहे हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ हम बना लेते हैं। जैसे ही हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं एक एंड पे, ये वाला जो पार्टिकल है आपको दिख रहा है, ये वाला पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, अपनी जगह पर हिलना स्टार्ट हो जाता है ना। और हम जितनी ज्यादा हीट इसको मिलती रहती है, और ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट होता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता है। तो जब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है, तो इसको ये पास जो एनर्जी होती है वो आगे वाले को ट्रांसफर कर देता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है अपनी पोजीशन पे, सेकंड नंबर वाला। फिर ये एनर्जी थर्ड वाले को ट्रांसफर करता है कुछ। फिर ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता रहता है ना। ऐसे करके करते करते वाइब्रेशन के थ्रू पार्टिकल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करता है, और यहां तक हीट का ट्रांसफर हो जाता है। ये वाले मॉलिक्यूल तक, इस एंड से इस एंड तक बॉडी के, ये हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल हैं, वो हीट को एक से दूसरे पार्टिकल में क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करते करते हीट को आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। इस वाले मोड में तो देखो मैं लिखता हूं, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, transfer in which particle of the medium vibrate on their position and transfer heat from one end to another end of body। तो किसी बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर होने का वो तरीका, जिसमें मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी को आगे वाले को ट्रांसफर करते रहते हैं, ये तरीका कहलाता है कंडक्शन। अगली बात समझ में, द मोड ऑफ हीट यस सर। ट्रांसफर इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट ऑन देयर पोजिशन एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ बॉडी। इसमें क्या होता है हमें याद रखना है, नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो इसमें जो मीडियम का पार्टिकल है केवल अपनी ही जगह पे हिल रहा है, इसलिए कोई नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब नेट मूवमेंट जीरो हो गई। तो नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, क्योंकि पार्टिकल केवल अपनी जगह पर हिल सकता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम, पहले हम लोग कंडक्शन को ही पढ़ेंगे। अब कुछ बात थोड़ा सा बताता हूँ कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में क्या होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट, या फिर पहले ना मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ना, फिर क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे फिर मेरे को, फिर रेडिएशन, 3 पार्ट में पढ़ेंगे।
तो कंडक्शन में क्या होता है, ये वाला तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए क्या? यस सर। अब एक बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ तीनों उस पे। देखो, तीन तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि मान लीजिए एक रो है मेरे पास, बच्चे खड़े हैं जिसमें लाइन से, एक लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं और मैं आगे हूँ, मैं सोर्स हूँ, मेरे पास है एक, मान लो बॉल है मेरे पास, एक बॉल है मेरे पास और पीछे आरव खड़ा है सबसे लास्ट में। उस बॉल को मैं आरव तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहला तरीका जो मैंने यूज करा, एक बंदे को दिया, उसने अपनी जगह पे खड़े खड़े दूसरे को दिया, फिर उसने आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले को, टीम वर्क चल रहा है। और जब टीम वर्क चल रहा है तो एक एक पार्टिकल, बस देखो ना, जो पार्टिकल अपनी जगह पे ही थोड़ा सा मूवमेंट करे, यहाँ से लिया इधर दिया, फिर यहाँ से लिया इधर दिया, यहाँ से लिया इधर दिया, और एंड तक जो बंदा खड़ा हुआ है उस तक पहुंच गया। अगर इस तरीके से टीम वर्क हो रहा है हमारे पास, मतलब उस मटेरियल के, उस मीडियम के, उस बॉडी के पार्टिकल अपनी जगह पर हिल के और एनर्जी सबको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कंडक्शन है। एक दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं सीधे खुद जाऊं उसको लेके और आरव को देकर आ जाऊं, मैं जाऊं खुद, मैं मीडियम का पार्टिकल मैं खुद जा रहा हूँ, ले भाई, और मैं वहां तक चला गया, और तब जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन है। पानी वगैरह जो बॉईल होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन का मतलब होता है सोर्स से एनर्जी के बीच में, मतलब है बीच में हमें किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब सोर्स है, रिसीवर है, उसको लेने वाला, सोर्स से रिसीवर तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सन से जो हमारे तक हीट पहुंचती है उसमें हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आ गई बात समझ में? इसमें मीडियम की जरूरत होती है, इसमें मीडियम की जरूरत होती है, इसमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। अर्थात रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट वैक्यूम में भी चल सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। अच्छा, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है? कंडक्शन जो होता है हम मोस्टली यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं लिक्विड बॉडी में। आ रही बात समझ में? तो यस कंडक्शन सर। जो होता है मोस्टली सॉलिड बॉडी में यूज होता है, और सॉलिड में भी उनमें जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ और अच्छा, कि मेटल्स के लिए, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, है ना, इंसुलेटर के कंपैरेटिवली। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जैसे जो हीट को कंडक्ट नहीं कराते, जैसे रबड़, जैसे प्लास्टिक, जैसे ग्लास, जैसे लकड़ी, है ना, ये सारे हमारे इंसुलेटर हो गए। तो कंडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन कौन सा प्रोसेस है जिसमें मीडियम के पार्टिकल का एक्चुअली मूवमेंट हो रहा है, चल रहे हैं एक्चुअली, कन्वेक्शन। रेडिएशन वो जिनमें मीडियम के बीच वालों की कोई जरूरत ही नहीं है, सोर्स से रिसीवर तक डायरेक्ट हीट पहुंचेगी, मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है क्या ये बात? सर कन्वेक्शन एक बार फिर से बता। कन्वेक्शन वो होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल एक्चुअली मूव करते हैं। जब कन्वेक्शन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। अभी अभी मैंने केवल हल्का सा ओवरव्यू दिया है। कंडक्शन में मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और धीरे धीरे एनर्जी को आगे दे देते हैं। कन्वेक्शन में मीडियम का जो पार्टिकल है वो एक्चुअली मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक एक्चुअली मूव करता है। रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती। पानी का उबलना एक कन्वेक्शन प्रोसेस है। जब हम किसी बर्तन में खाना बनाते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और सन से जब हम हीट ले रहे हैं या कहीं आग जल रही है, हाथ सेक रहे हैं, तो वो रेडिएशन प्रोसेस है। सबका एग्जांपल बताऊंगा भाई जब पढ़ाऊंगा। रिकॉर्ड कर दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा बता दिया, इसको साफ कर दूं? यस सर। चलिए भाई, कंडक्शन हमें पढ़ना है यहाँ पर डिटेल में, और ज्यादा पार्ट कंडक्शन का ही है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पार्ट कन्वेक्शन का है, फिर थोड़ा ज्यादा पार्ट रेडिएशन का है। तीन पार्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, सबसे पहले कंडक्शन को समझते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ कंडक्शन ये कहती है कि जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी बॉडी को हीट करते हैं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको।
ध्यान देना सारा पार्ट, ये जनरल चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और इसी में साथ के साथ मैं आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ कंडक्शन भी बता दूंगा। भाई मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर मैंने हीट देना स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया। अब हीट देना स्टार्ट किया तो होगा क्या हमारे पास, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल की सहायता से दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, एक एंड से दूसरी एंड तक, ए एंड से बी एंड तक, ये वाला एंड अब हमारे पास हाई टेम्परेचर पर हो गया, और ये वाला मेरे पास अब लो टेम्परेचर पर है अभी। तो होता क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाता है ज्यादा एम्पलीट्यूड पे, ज्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है तो बगल वाले से कोलाइड करता है। जब बगल वाले से टकराता है तो इसको कुछ एनर्जी मिलती है, जब इसको कुछ एनर्जी मिलती है तो ये भी ऑसिलेट वाइब्रेट करने लग जाता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो अपने से आगे वाले से टकराता है और उसको एनर्जी दे देता है, हीट एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी इसको दे देता है, फिर ये अपनी जगह पर हिलता है, फिर ये आगे वाले को देता है, फिर ये हिलता है, ऐसे ये आगे वाले को। तो ये मैं एक पार्टिकल से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ऐसे। इस तरीके से धीरे धीरे हीट हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन तक पहुंच जाती है। क्लियर है क्या ये बात? जब ऐसा होता है आपको क्या याद रखना है, ये देखो मान लीजिए मेरे पास एक ये क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, एक ये क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने। अब आप खुद से सोच के देखो, ये वाले को मैं बोल रहा हूँ हाई टेम्परेचर, इस क्रॉस सेक्शन को, ये हाई टेम्परेचर वाला क्रॉस सेक्शन है अभी, और ये लो टेम्परेचर वाला है ना। अब अगर ये हाई टेम्परेचर है तो इसका टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने, T प्लस डी टी, और इसका टेम्परेचर कितना मान लिया, dt। मतलब इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dt है। अब इनके बीच की दूरी दोनों पॉइंट्स के मान लो अभी फिलहाल dx है। तो आपको पता है ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, तो हीट जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर होगी। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। हीट का कंडक्शन हो रहा है, जो भी बोल दो। अब जो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपको, यस सर। तो अब हमारे पास दो स्टेट होती है इसमें, एक होती है वेरिएबल स्टेट और एक होती है स्टेडी स्टेट। हम लोग जो वेरिएबल स्टेट की बात करें तो वेरिएबल स्टेट के अंदर क्या होता है, देखना जरा ध्यान से। मान लो ये जो पार्टिकल है, जैसे ये हीट दी ने, समझना मेरी बात, इसने 100 जूल एनर्जी मिली इसको। अब ये 100, ये हिलेगा, 100 जूल में से इसने इसको 80 दे दी, 20 अपने पास रख ली, इसके पास अब 80 हो गई। अब इसके पास 80 है, ये हिलेगा, इसने मान लो इसको इमेजिन कर लो 60 दे दी, तो 20 या मतलब 70 दे दी, 10 अपने पास रख ली, ऐसे मान लो। फिर ये हिलेगा, 70 में से इसने इसको मान लो 40 दे दी, 30 अपने पास रख ली। अब इसके पास 40 है, 40 में से इसने इसको मान लो 15 दे दी, और या 20 दे दी, 20 अपने पास रख ली। तो जब वेरिएबल स्टेट होती है तो वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, हर क्रॉस सेक्शन से जब हीट गुजरेगी तो वो क्रॉस सेक्शन कुछ हीट अपने पास रखेगा, कुछ हीट आगे दे देगा, कुछ हीट अपने पास रखेगा, कुछ हीट आगे बढ़ा देगा। ये तब की कहानी है जब वेरिएबल स्टेट होगी। तो जब वेरिएबल स्टेट होती है तो हर क्रॉस सेक्शन पे जो पार्टिकल है, हर क्रॉस सेक्शन पे जो पार्टिकल है उनकी बात कर रहा हूँ, हर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो पार्टिकल कुछ हीट खुद लेते हैं और कुछ आगे वाले को दे देते हैं, फिर कुछ हीट खुद लेते हैं फिर आगे वाले को दे देते हैं। जब यहाँ पर स्टेडी टेम्परेचर या स्टेडी स्टेट अटेन हो जाती है, जब स्टेडी स्टेट अटेन हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट अटेन होने का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल 100 जूल की हीट ले रहा है तो 100 की 100 आगे दे देगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा, वही जितना है उतना ही है। आ रही है बात समझ में? तो स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होता है, जितनी हीट लेता है उतनी हीट आगे ट्रांसफर कर देगा, जितनी हीट लेगा उतनी हीट आगे ट्रांसफर कर देगा, ऐसे काम चलता है। तो वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट में अंतर ये है, वेरिएबल स्टेट में किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो पार्टिकल होंगे वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट अपने पास रखते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ हीट आगे भेज देते हैं। जबकि स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन पे जो पार्टिकल होंगे वो जितनी हीट लेते हैं उतनी हीट आगे दे देते हैं, जितनी हीट आ रही है उतनी हीट आगे जा रही है। आ गई बात समझ में? मतलब ऐसा मान लो वेरिएबल स्टेट में हो रहा है करप्शन, और जो स्टेडी स्टेट है उसमें करप्शन नहीं हो रहा। मतलब क्या?
जितना उसने लिया उसमें से कुछ बचाया, कुछ आगे वाले को दिया, फिर कुछ बचाया, फिर आगे वाले को दिया, तो ये वेरिएबल स्टेट है। लेकिन अगर जितनी हीट आई थी उतने ही आगे दे दी, जितनी हीट आई उसने फिर आगे वाले को दे दी, तो वो स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट अटेन होने का मतलब ये नहीं होता कि हर क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर सेम हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर सेम हो गया, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का फ्लो ही होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हीट तो फ्लो तब करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। हाँ, ये पक्का है क्या कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जितनी हीट आएगी उतनी हीट आगे जाएगी। स्टेडी स्टेट में ये बात होती है, याद रखना है हम लोग को। क्लियर है क्या? अब सुनिए यस सर। बच्चों, ठीक है। अब ये बात सुनिए, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक हीट ट्रांसफर हो रही है। इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक, जिनके बीच में दूरी जो है dx है मान लीजिए फिलहाल, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ये टॉपिक का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, इसी में समझा दे रहा हूं, अलग से नहीं मैं कर रहा है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी में क्या याद रखना है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू lower temperature region depends on these factors। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो क्या लिखा गया? dq बाई dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब अगर मैं बोलूं रेट ऑफ हीट गेन, तो गेन में ये प्लस हो जाता है, लॉस वर्ड आ जाए तो ये माइनस हो जाता है। अगर मेरी बॉडी हीट लॉस कर रही है, कोई बॉडी हीट लॉस कर रही है, तो रेट ऑफ हीट लॉस बोल देंगे, और अगर कोई बॉडी गेन कर रही है तो रेट ऑफ हीट गेन हो जाएगा। अभी हम जनरल चीज पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आ गई? तो जब लॉस वर्ड आ जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1-1 मीटर की 2 रॉड है, तो ज्यादा हीट ट्रांसफर एक एंड से दूसरी एंड तक मोटी वाली रॉड में होगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। उसी प्रकार से, और क्या, dq बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx। dx क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी, जिनके बीच में हम हीट ट्रांसफर को स्टडी कर रहे हैं। यहां से यहां तक हीट का कंडक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। तो भाई एक सीधी सी बात है, अगर मेरे पास यहां पर मैं हीट दे रहा हूं, तो ये वाला एंड जल्दी गर्म होगा, ये वाला एंड देर में गर्म होगा, ये वाला एंड और देर में गर्म होगा, और ये वाला एंड और देर में गर्म होगा। आगे बात समझ में? तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही देर में हीट ट्रांसफर होगी। ये बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस बिटवीन हायर टेम्परेचर रीजन टू एंड लोअर टेम्परेचर रीजन, जिन दो जगह में हीट ट्रांसफर को आप स्टडी कर रहे हो उनके बीच का दूरी। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर का रेट होगा। एक एग्जांपल के तौर पे एक बात मैं बोल देता हूँ, जैसे आपने एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे गर्मियों में जो चाय होती है वो देर में ठंडी होती है, लेकिन सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाती है। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस चाय और सराउंडिंग के बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ हीट लॉस बढ़ जाता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। और गर्मियों में क्या होता है, चाय और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहता है, ज्यादा कम हो जाता है। नहीं नहीं, उल्टा बोल गया ना। लिख के बता देता हूँ, ये चाय है 100 डिग्री सेल्सियस पे बनी है। गर्मी के टाइम में सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस।
तो डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर 70 का। वहीं गर्मियों में चाहे मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो गर्मियों में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, सर्दियों में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है, इसलिए सर्दी में रेट ऑफ हीट लॉस या फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ गया। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ये समझाने के लिए केवल। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर देता हूं, तो dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा t अपॉन में dx। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k a डेल्टा t अपॉन में dx। k इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है जी। तो dq बाई dt इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन में dx। इस डेल्टा टी अपॉन dx को वैसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण है कि अगर मैं यहाँ पर थर्मामीटर से मेजरमेंट करूं, फिर मैं यहाँ पर थर्मामीटर से मेजर करूं, तो यहाँ के कंपैरिजन में जैसे जैसे मैंने मान लो यहां से मैंने थर्मामीटर लगाया, तो मेरे पास रीडिंग अभी ज्यादा आई थर्मोमीटर में, इतना दिखा रहा है ये, है ना? यहाँ पर भी मैंने थर्मोमीटर लगाया, यहाँ पर भी थर्मोमीटर लगाया, यहाँ पर इतना दिखा रहा है टेम्परेचर, यहाँ पर इतना दिखा रहा है टेम्परेचर। इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ से मैं डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जब हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पर इसलिए वर्ड यूज हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, जो कि हमें दिख रहा है। सही है भाई? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो हो गया गया सर। स्क्रीनशॉट? चलिए भाई, अगली बात समझाता हूँ। भाई मान लीजिए ये मेरे पास एक हाई टेम्परेचर पे बॉडी मेंटेन है, T1 मान लो। एक ये T2 पे मेंटेन है, ये लो है, यहां लिख देता हूं मैं, T1 इज मोर देन T2। अब इनके बीच में एक मैंने रॉड लगा दी मेटल की, और इस रॉड की लंबाई है L, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। ठीक है? तो बताओ सबसे पहले तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? सर 1 से 2 में। 1 से 2 आने में। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डेरिवेशन करके करा गया, उसको इंटीग्रेशन कर दिया, जो हमने अभी पढ़ा था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर के ए डेल्टा कैपिटल टी अपॉन में एल। यहां पर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या रेट ऑफ हीट फ्लो। के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, और एल लेंथ हो गई इस रॉड की। समझ में आ गई ये बात? यस सर।
तो जो dx था हमारा वो सब इंटीग्रेशन होके ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हमें रटना है, फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, और बाकी वो तो करना ही है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, मान लो मेरे पास ये बॉडी ऐसे होती, मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी ऐसे होती, ये है मान लो ए, ये है बी, और ये है सी। ये हाई टेम्परेचर पे मेंटेन है, हॉट, और ये मेरे पास है कोल्ड। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, यहां पर इस सिचुएशन में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये तो कंफर्म है कि इधर से इधर होगी हीट, क्योंकि ये हॉट है, बराबर के। एरिया कितना होगा, मेरा क्वेश्चन ये है, एरिया कौन सा लेंगे इसमें, कितना लेंगे? सर एरिया बी कितना है? इंटू सी। अच्छा, बाकी कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाते रहूंगा। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार ये लिया जाएगा इसका, और ये कितना हो जाएगा, बी इंटू सी। समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं मैं आपको, डेल्टा टी अपॉन में लेंथ कितनी ली जाएगी इस बार, ए। ए। तो ये समझ में आया कुछ आपको, कि हमें एरिया क्रॉस सेक्शन वाला लेना है, उस पार्ट का जहां से हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है, सही है ना? यस सर। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे एक और टॉपिक पढ़ाता हूँ। अच्छा रुको रुको एक सेकेंड, जगह बची है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक चीज, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब बच्चों इस फॉर्मूले से k बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो k बराबर लिखा जा सकता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इंटू में एल अपॉन में ए और डेल्टा टी, यही लिखा जा सकता है यहां से k को। अगर मान लिए जिस बॉडी के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा कब पॉसिबल है, तो ऐसा जब पॉसिबल है उस बॉडी को कहा जाता है यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब होता है ऐसा क्यूब जिसकी हर साइड 1 हो। यदि मान लीजिए ये एक यूनिट क्यूब है जिसकी हर साइड 1 है, और हीट इस वाले से यहां पर ट्रांसफर हो रही है, तो बताइए यहाँ पर एरिया भी कितना हुआ, अगर इस साइड इसकी 1 है क्यूब की, तो 1। 1 स्क्वायर। और अगर मान लीजिए इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो है, इन दोनों फेसिस का टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है हमने, तो के बराबर कितना आ गया, देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। एल भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। इसका मतलब ये हो गया कि कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ हीट कंडक्शन या फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो coefficient of thermal conductivity K is equal to rate of heat transfer through a body of length and area are unity
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस of 1 degree Celsius. K is equal to rate of heat transfer through a body of length and area are unity due to temperature difference of 1 degree Celsius. तो उस बॉडी का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर K के बराबर होगा जिसकी लेंथ और एरिया 1 है और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो इसकी यूनिट क्या हुई K की? जूल पर सेकेंड। यहां से निकलेगी, यहां से इसकी यूनिट यहां से आएगी, जूल पर सेकंड, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो गया। तो यूनिट आ गई इसकी हीट की कैलोरी अपॉन में टाइम की सेकंड, लेंथ की सेंटीमीटर, एरिया की सेंटीमीटर का स्क्वायर, इनटू में टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस। तो आ गई कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। और एमकेएस यूनिट जो हो गई इसकी वो हो गई जूल पर सेकंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। एक और बात, जो जूल पर सेकंड है इसको लिखा जा सकता है वॉट, तो वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये भी यूनिट होती है के की। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। ठीक है, साफ कर दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ठीक है, अगली बात, अगला टॉपिक है हीट करंट। हीट करंट को H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट करंट, है ना। करंट वर्ड का मतलब होता है फ्लो, चाहे वो जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, करंट मतलब फ्लो, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर। एयर करंट फ्लो ऑफ एयर। हीट करंट फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ हीट। समझ गए क्या? यस सर। करंट का मतलब फ्लो, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ बॉडी या फिर कंडक्टर, rate of flow of heat through a body or conductor is called heat current। मान लीजिए बच्चों, ये दो बॉडी है हमारे पास, है ना। यहाँ ये T1 है और ये T2 है मान लीजिए, एंड T1 इज मोर देन T2। क्या इनके बीच में कंडक्शन हो सकता है अभी? वैक्यूम यस है, सर। नॉट पॉसिबल। वैक्यूम है तो नॉट पॉसिबल, मतलब एक मेटल की रॉड हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसमें मेटल की रॉड लगाऊंगा तो हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो कि बराबर होता है एच के, वो बराबर हो जाएगा के ए डेल्टा टी अपॉन में एल, वेयर डेल्टा टी इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर।
T1 माइनस T2 हो जाएगा, इसके हिसाब से जो मैं समझा रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई बच्चा मेरे को यूनिट बता सकता है हीट करंट की? सीजीएस यूनिट। तो हीट करंट क्या है? हीट अपॉन में टाइम, तो मतलब कैलोरी पर सेकेंड। एमकेएस यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट। तो हीट करंट की यूनिट हो गई वॉट। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर दूसरी, इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इसको मान लीजिए आर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो आपको पता है कि अगर मैं एक एल्यूमिनियम को लूं रॉड को, और सेम लोहे की ले लूं आयरन की, और सेम अमाउंट पे एक जगह हीट दूं, तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी किसमें? एल्यूमिनियम वाले में, यस सर। है ना? यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, एक बच्चा है उसको बता दूं। हेलो अमीश, अरमीश, अरमीश आवाज आ रही है मेरी? अरमीश आवाज आ रही है? अरमीश तुम्हारी क्लास 7:30 बजे थी, तुम लेट हो। 8:30 बजे बोला था क्या मैंने? सर मुझे पता नहीं तुम, था। मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में और तुम्हें पर्सनल भी भेजा था। चलो कोई नहीं, आज तो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, है ना? ओके सर। अब तो ले ही लो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, मेरे में पूरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग। तो हम बात कर रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस की। तो थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब हीट के फ्लो में, हीट के फ्लो के रास्ते में जो रुकावट है वो थर्मल रेजिस्टेंस है। कहीं भी चीज में रेजिस्टेंस का सेंस आपको पता है, आप करंट पढ़ रखा है अपने 10th क्लास में। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता था कि करंट के रास्ते में रुकावट। इन सेम वे अगर हम बोल रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल मतलब हीट, हीट का रेजिस्टेंस। तो कोई कंडक्टर तो ज्यादा हीट को फ्लो कराता है, मतलब कोई मेटल कम हीट को फ्लो कराती है, कोई तो जल्दी गर्म हो जाएगी, कोई देर में गर्म होती है। ये किससे पता चलेगा? उसके थर्मल रेजिस्टेंस से। अगली बात समझ में? तो किसी मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उतना कम उसमें हीट का फ्लो होगा। और अगर किसी मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब उसमें जल्दी हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है जी। तो थर्मल रेजिस्टेंस को कैसे लिखा गया, तो ध्यान देना जरा। आपको पता है जो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है, उस हीट के ट्रांसफर होने का कारण होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस लिखा गया R बराबर टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में हीट करंट। जैसे ओम्स लॉ लिखते थे ना, रेजिस्टेंस बराबर R बराबर V बाई आई। भाई देखो, अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात V अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा। तो वहां पर R होता था V अपॉन आई। उसी प्रकार से हीट करंट कब फ्लो करेगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो V जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था, हीट के केस में हम यूज करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर था इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर यूज करेंगे हीट करंट। टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डेल्टा टी, अपॉन में हीट करंट हो गया ये रहा एच। एच वैल्यू पुट करता हूं तो आ जाएगा एच की जगह
के ए डेल्टा टी अपॉन में एल। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा एंड थर्मल रेजिस्टेंस जो है आपके पास एल अपॉन में के ए आ जाएगा। एल अपॉन में के ए, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन में के ए। ठीक है, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बराबर हो जाएगी आर बराबर टेम्परेचर डिफरेंस है और नीचे हीट करंट है, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस है तो डिग्री सेल्सियस अपॉन में हीट करंट है तो हीट करंट की होती है जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, तो जूल पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा इसका डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर जूल, है ना। या फिर एक और यूनिट लिख सकते हो आप, भाई टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस हो गई और हीट करंट की हो गई क्या वॉट, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, और डिग्री सेल्सियस पर वॉट, डिग्री सेल्सियस पर वॉट। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। भाई यूनिट बनाना तो अब वो वाली बात हो गई ना, ये तो बिल्कुल मतलब बचपन में सीखी हुई है तुमने, जब आप 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर में थे कि किसी की भी यूनिट कैसे बनाई जाती है फॉर्मूले में से। जिसको यूनिट बनानी है उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो, यही तो प्रोसीजर रहता था। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक और फिर मैं आगे बताता हूँ। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सा है, हीट के फ्लो के रास्ते में जो रुकावट है, हीट के फ्लो के रास्ते में जो रुकावट है वो उसका थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। यस सर। तो इसको साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब एक छोटी सी बात पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये आपके मेरे को एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी है और ये कंपटीशन वगैरह में भी आता है, ठीक है ना। तो सीबीएसई में तो मैं कह नहीं सकता कि कंफर्म आएगा, लेकिन कंपटीशन में इस पे क्वेश्चन आ जाता है। टॉपिक क्या है, बड़े ध्यान से समझना। कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ये उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से आप 10th क्लास में सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन करते थे रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां करेंगे सीरीज का। जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो मान लीजिए दो रीजन है, एक हाई टेम्परेचर रीजन है T1, एक लो टेम्परेचर रीजन है T2। T1 इज मोर देन T2 है। अब ये तो कंफर्म है कि हीट T1 वाले से T2 में जाएगी क्योंकि T1 का टेम्परेचर ज्यादा है। अब लेकिन हमने क्या करा, इसके बीच में दो रॉड डाल दी, ये रही रॉड। ठीक है जी, ये रही दो रॉड। ये वाली जो रॉड है इसका थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट 1 है, इसका 2 है, K1 K2। इस वाले रॉड की लंबाई है L1 और इसकी लंबाई है L2। एरिया सेम ले लेता हूं मैं पहले ही ताकि बाद में दिक्कत ना हो। एरिया सेम है मान लो, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी, L नेट। बच्चों यहाँ पर इसका कनेक्शन को एंड टू एंड कनेक्शन भी बोलते हैं। ये होता है एंड टू एंड कनेक्शन और एक आएगा साइड बाय साइड कनेक्शन। तो ये एंड टू एंड कनेक्ट है दोनों रॉड, है ना। अब हमने क्या करा, आपको पता है ये दोनों अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस जो उनका होगा थर्मल रेजिस्टेंस आर नेट वो हो जाएगा R1 प्लस R2। और आर नेट की जगह अभी हमने लिखा था, कितना था फॉर्मूला भाई आर का, तो एल नेट अपॉन में के नेट इनटू में ए। R1 की जगह कितना हो जाएगा, इस वाले के लिए थर्मल रेजिस्टेंस लिखना है तो L1 अपॉन में K1 अपॉन में A प्लस दूसरी वाली रॉड के लिए थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा L2 अपॉन में K2 इंटू में A।
दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा और इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एल नेट जो बचा मेरे पास अपॉन में के नेट बराबर आ गया L1 अपॉन में K1 प्लस L2 अपॉन में K2। बच्चों ये फॉर्मूला हो गया, मतलब टोटल लेंथ अपॉन में टोटल के बराबर इंडिविजुअल लेंथ अपॉन में इंडिविजुअल के का सम। ठीक है, याद रखना। इसमें एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? मान लीजिए जो दोनों रॉड हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर है, L1 बराबर L2 बराबर L है, तो नेट लेंथ कितनी आ गई? नेट लेंथ आ गई L1 प्लस L2 बराबर 2L। सही है ना? अब मैं यहां रख देता हूं नेट लेंथ की वैल्यू 2L अपॉन में K नेट, K मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, बराबर कितना? L अपॉन में K1 प्लस में L अपॉन में K2। L कॉमन आ जाएगा तो 2 अपॉन में K नेट बराबर 1 अपॉन में K1 प्लस 1 अपॉन में K2। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो K नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अपॉन में 1 अपॉन में K1 प्लस 1 अपॉन में K2। ये ऊपर चला गया, ये पूरा नीचे आ गया इस 2 के। अब इसको या तो ये ऐसे याद रखो, इसको मैथ में कहा जाता है हार्मोनिक मीन। इसका मतलब अगर हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है और उनके रेसिप्रोकल का सम नीचे रखा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितने रॉड है? 2 रॉड है, तो 2 ऊपर आ गया, दोनों के रेसिप्रोकल का सम थर्मल कंडक्टिविटी का नीचे आ गया। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो के नेट जो आएगा वो आएगा 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। तो हमने ये सीखा यहाँ से कि अगर दो रॉड सेम लेंथ वाली लेकिन अलग अलग मटेरियल की, तभी तो के अलग अलग होगा दोनों का, एंड टू एंड कनेक्ट होंगी, तो उनका नेट आप ऐसे निकालेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये नीट के अंदर डायरेक्ट पूछा गया था एक बार, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सीरीज वाला था। ओके ओके, यस सर। यस सर। अरविंद तुमने कितना पढ़े हुआ चैप्टर? रमेश जी सर। कितने चैप्टर पढ़े हुए हैं सेकंड टर्म के? सर 1 मिनट। इतना लेट? चलो, अभी ये 11वां चल रहा है ना, याद रखना। और अगली क्लास लास्ट होगी इसकी, बाकी वीडियो मेरे पास है इस चैप्टर की सारी, तो वो देखनी पड़ेगी, नए से ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए भाई, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है? साइड बाय साइड लगाई जाती है कुछ इस तरीके से। मान लो दो रीजन है, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2 है। ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है। इसका मतलब ये दो रॉड है मेरे पास और उन रॉड को ऐसे लगा दिया, ये रही दो रॉड। तो बताओ जरा, इस बार दोनों की लेंथ कैसी होगी? सेम होगी। ऊपर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी K1 मान लो, नीचे वाले की K2। ऊपर वाले का एरिया A1 मान लो, नीचे वाले का A2। सही है? तो जब पैरेलल में होते हैं तो हम क्या से लिखते थे फॉर्मूला? 1 अपॉन में R नेट बराबर 1 अपॉन R2, है ना? और R का फॉर्मूला क्या यस पढ़ा है सर। हमने भी? R बराबर L अपॉन में K इंटू A, ये पढ़ा है भी हमने। तो बस रख दो यहाँ पे, R नेट की जगह कितना हो जाएगा? L तो सेम ही है, K नेट यहाँ पर A नेट बराबर R1 की जगह L तो सेम ही है, K1 A1 प्लस
1/R2 की जगह L/K2A2, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, L कट जाएंगे, तो कितना आ गया K नेट इंटू में A नेट बराबर हो गया K1A1 प्लस K2A2। तो नेट K जो आ गया हमारे पास वो आ गया K1A1 प्लस K2A2 अपॉन में A नेट, ये आ गया K की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसमें एरिया सेम है दोनों का, स्पेशल केस है, स्पेशल केस, अगर इन दोनों का एरिया बराबर है, मतलब A1 बराबर A2 बराबर A है, तो जो टोटल एरिया हुआ यहाँ पर ये A नेट वो 2A हो जाएगा, मतलब A1 प्लस A2 मतलब 2A। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस बार, तो K नेट आ जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन में 2, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा रॉड सेम एरिया वाली पैरेलल में लगाई जाएंगी, तो हमें याद रखना है टोटल के अर्थमेटिक मीन से आएगा, और अगर वो सीरीज में लगाई जाएंगी तो टोटल के जो है वो हार्मोनिक मीन से आएगा। तो ये आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके डायरेक्ट लास्ट वाले भी याद कर लोगे तो भी अच्छा है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं पूरा डेरिवेशन दे देते हैं, तो आपको पूरा प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन लास्ट वाला रट लेना फॉर्मूला। हो गया क्या? यस सर। साफ कर देता हूँ है ना? यस सर। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा टॉपिक है और इसको क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। भाई मान लीजिए मेरे पास दो रॉड है, ठीक है, ये बीच का ये पॉइंट, ये लाइन जहां पर ये दोनों आपस में चिपकी हुई है, इस लाइन को बोलते हैं हम जंक्शन। जंक्शन, ये जंक्शन है। ये वाली एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है और ये वाला एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, ठीक है। अब यहां पर इस वाले की लेंथ जो दे रखी है वो 1 मीटर है, इस वाले की लेंथ मान लो 1.5 मीटर है, ठीक है। इस वाले का जो K है K1 वो दे रखा है मान लो 50 और इसका K2 दे रखा है 150। बाकी आपको यूनिट तो पता ही है, सही है, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया सेम है इनका, एरिया इसका भी A है और इस वाली रॉड का भी एरिया A ही है। आपको बोल रहा है फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जितनी हीट आ रही है उतनी हीट जा रही है। अब हमें किसके लिए स्टडी करना है, इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। मान लो इस जंक्शन का टेम्परेचर है T0 और ये स्टेडी स्टेट में है, तो इसका मतलब जितनी हीट यहां से आ रही होगी इसमें उतनी हीट यहां से जा रही होगी। स्टेडी स्टेट में तो मतलब इस क्रॉस सेक्शन से जितनी हीट एंटर कर रही होगी उतनी आगे जा रही होगी, है ना। तो अब बताओ जब यहां पर एंटर कर रही है तो हीट एंटर अक्रॉस जंक्शन बराबर हो गया हीट अवे फ्रॉम जंक्शन, ठीक है जी। कितनी हीट आ रही है, तो हीट आपको पता है यहां से आ रही है, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, के इसका इंटू में ए। डेल्टा टी लिखना थोड़ा सा मेहनत का काम है। अब डेल्टा टी कैसे लिखेंगे, भाई हीट यहां से यहां आ रही है, इसका मतलब ये हायर हुआ ये लोअर हुआ, तो मतलब 100 माइनस T0 अपॉन में लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 1 बराबर हीट अवे फ्रॉम द जंक्शन, जब हीट यहां से यहां जा रही है,
यहां से यहां, तो इस वाली रॉड के थ्रू जा रही है तो K कितना हो जाएगा K2, एरिया सेम। इस बार कौन बड़ा हुआ, T0 की 0? T0, क्योंकि हीट यहां से यहां जा रही है, तो ये यहां से यहां जा रही है तो इसका मतलब ये हायर हुआ। T0 माइनस 0 अपॉन में इसकी लेंथ है कितनी 1.5। ए से ए कट गया, K1 की वैल्यू 50 है अपॉन में 1 बराबर K2 की वैल्यू 150 है इनटू में T0। अच्छा ये तो रह गया, K1 की वैल्यू कितनी है 50 ब्रैकेट में 100 माइनस T0 अपॉन में 1, K2 की वैल्यू 150 है इनटू में T0 अपॉन में 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा 3, तो 100 माइनस T0 बराबर 3T0 अपॉन में 1.5, ये भी कटेगा तो T0 अपॉन में 0.5 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, यहां से ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 50 माइनस 0.5 T0 बराबर T0। ये यहां से यहां आ जाएगा तो T0 कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 1.5 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लोगे क्या आप इसको? yes sir, जल्दी बोलो भैया, पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए। यहां से यहां हीट आ रही है तो ये हायर ये लोअर, यहां से यहां हीट आ रही है तो ये हायर ये लोअर। समझ गए? अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है थर्मल कंडक्टिविटी की। क्या क्या एप्लीकेशन है? एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है। क्या? अगर हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, बर्तनों में एक बैकेलाइट का हैंडल लगा होता है। वो बैकेलाइट का हैंडल क्यों लगा होता है? ताकि जो हमारा पैन या जो हमारा बर्तन है गर्म हो रहा है, उसकी हीट हमारे तक कंडक्ट ना हो पाए, हमारे हाथ ना जले। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? yes sir, तो यूटेंसिल्स में बैकेलाइट के हैंडल इसलिए लगे होते हैं ताकि कंडक्शन के थ्रू जब वो मेटल गर्म हो जाएगी तो जब हम उसे पकड़े तो हम प्रोटेक्ट रहे उससे, हमारे हाथ न जले। समझ गए क्या? हमें गर्म बर्तन से प्रोटेक्ट करने के लिए तो लगे होते हैं। बोलो सही है कि गलत है भाई? yes sir, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास अगर हम लोग क्या करें, क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग एक मोटी रजाई की जगह दो पतले पतले कंबल ओढ़ लें तो हमें ज्यादा गर्माहट का एहसास होगा। क्यों? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब हम एक मोटी रजाई यूज करते हैं और उसकी जगह अगर मैं दो पतली पतली यूज करता हूँ तो उन दोनों ब्लैंकेट के बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है, और एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब अगर हम एक मोटे कंबल की जगह, वो एक मोटी रजाई की जगह तो पतले पतले कंबल ओढ़ते हैं तो हमें ज्यादा गर्माहट का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि एक कंबल दूसरे कंबल दोनों के बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है, और जब हम उसे ओढ़ के सोते हैं तो हमारी बॉडी की हीट जो है वो बाहर कंडक्ट नहीं हो पाती। समझ में आ गया क्या? जी yes सर। भाई sir, आपको ये पता है, आपको ये पता है कि हम बोलते हैं यार ये तो बहुत ही गर्म जैकेट है, एक्चुअली में जैकेट थोड़ी ना गर्म है। सही है कि गलत है? पर होता क्या है, yes, उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल हमारे बॉडी की जो अंदर की हीट है उसको बाहर कंडक्ट नहीं कराता, और अगर बॉडी की अंदर की हीट बाहर कंडक्ट नहीं होगी तो वो हमें गर्म रखेगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? yes sir, जैसे सही आपने है, सुना होगा ऊनी कपड़े गर्म होते हैं, सुना है ना ये बात? जी सर। एक्चुअली उसका कारण क्या है, जो ऊनी कपड़ा होता है उसकी जो बुनाई होती है वो कुछ इस तरीके से की जाती है कि उसमें बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और जब एयर उसमें ट्रैप हो जाएगी तो एयर को बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना गया है। तो अगर एयर को बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना गया है तो हमारी अंदर जो बॉडी की जो हमारी हीट है वो बाहर कंडक्ट नहीं हो पाती या कम हो पाती है, इसलिए हमें गर्माहट का एहसास होता है।
तो वो जो ऊन के कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े जो होते हैं, वूलन क्लॉथ, वो गर्म नहीं होते। एक्चुअली उनके बीच में एयर ट्रैप रहती है, उनके पोर्स के अंदर, उनके गड्ढों के अंदर, जो हमारी हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं होने देती। आगे बात समझ में? यस यस सर। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। यस अब सर। ऐसे ही आप लोगों को कुछ डेली लाइफ पे बेस्ड थर्मल कंडक्टिविटी के एप्लीकेशन ढूंढ के लिखनी है, और मेरे को बतानी भी अगली क्लास में कि हाँ सर यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का यूज होता है, उससे हम ऐसे बचते हैं या ये उसका फायदा उठाते हैं। वो सारी चीज तुम्हें अगली क्लास में ढूंढ के लानी है। अगली बात समझ में? यस सर। ठीक है भाई। तो ओके ये सर। टॉपिक अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अमरीश, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार देख लेना बेटा उसको। जी सर, भेज दिए।